क्या हाल चाल है? शुरू करें। तो एडवर्ब की तरफ चल रहे थे हम लोग। एडवर्ब की तरफ चल क्या रहे थे, बहुत दूर तक चल चुके एडवर्ब की तरफ, और बहुत जल्द एडवर्ब को अब खत्म करने वाले भी हैं। एडवर्ब एडवर्ब 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कई वर्ड के यूज हमने कर लिया, तो थोड़ा सा वर्ड देखना है अभी, तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। लिखिए, द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर fairly disappointing. A, B, C और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। सेकंड, in 20 wrecks 5 lives were fortunately lost. I started working for this firm 3 years before. ए, बी, सी और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। नो एरर तो हमेशा आपके पास ऑप्शन रहता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नो एरर तो होना ही होना है। नो एरर का चॉइस, नो एरर का ऑप्शन हमेशा आपके पास, हमेशा। तो रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेल्ड डिसअपॉइंटिंग पढ़ चुके हम लोग, फेयरली, रादर, सारे वर्ड पढ़ चुके हैं। तो द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। अब ये नेगेटिव बात करके बड़ा निराशाजनक था। तो निराशाजनक था ना, निराशाजनक कोई अच्छी चीज होती है क्या? निराशाजनक अच्छी चीज नहीं है, इसलिए इसका बेहतर क्या होना चाहिए? फेयरली डिसअपॉइंटिंग जगह होना चाहिए रादर, कि कुछ ज्यादा ही निराशाजनक था। जो रिजल्ट था, जो था, वो कुछ ज्यादा ही निराशाजनक था। ठीक है, क्या था? कुछ ज्यादा ही निराशाजनक था। इन 20 रैक्स, रैक्स का मतलब टूट फूट, प्रलय, तबाही, बर्बादी, नाव वगैरह डूबता है, पलटता है, उसको रैक्स कहते हैं।
5 लाइफ, और ये मान लो रेक्स का मीनिंग हमको पता नहीं है, फिर भी लाइफ 5 लाइफ्स वर फॉर्चुनेटली लॉस्ट, जिंदगी खो गई ना, खत्म हो गई, समाप्त हो गई ना। ये कोई फॉर्चुनेटली बात है कि 5 जिंदगी समाप्त हो गई, 5 जिंदगी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई? ये क्या फॉर्चुनेट खुशी की बात है, अच्छी बात है, तो फॉर्चुनेटली लिखेंगे, बिल्कुल गलत बात है। ये क्या है, अनफॉर्चुनेटली, क्या होना चाहिए था कि अनफॉर्चुनेट 5 लाइफ्स अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट, कि 5 जिंदगी जो है दुर्भाग्यवश, 5 जिंदगी जो है खराब हो गई, 5 जिंदगी दुर्भाग्यवश खराब हो गई, बर्बाद हो गई, समाप्त हो गई, अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट होना चाहिए था, नहीं। आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस फर्म 3 years बिफोर, इस फर्म के लिए मैंने 3 साल पहले काम करना शुरू किया था, इस फर्म के लिए मैंने 3 साल पहले काम करना शुरू किया था। तो ये पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में बिफोर से ज्यादा अच्छा क्या है, बिफोर से ज्यादा अच्छा क्या माना जाता है, एगो या बैक, 3 years बैक या 3 years एगो। वैसे पास्ट इंडेफिनिट में कुछ लोग प्रेजेंट ये बिफोर को भी अलाउ करते हैं, पास्ट में बिफोर भी लिख सकते हैं, बिफोर भी लिखा जाता है, लेकिन बेटर जो है पास्ट इंडेफिनिट में एगो या बैक को ज्यादा अच्छा माना जाता है, एगो या बैक को ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये थी पूरी कहानी, ये थी पूरी कहानी किसकी, किसकी पूरी कहानी है ये पूरी कहानी है हमारी एडवर्ब की। अब शुरू करते हैं इसके टॉपिक में क्या क्या मुद्दा है। तो कई एडवर्ब के यूज पढ़े हमने अभी तक, ढेर सारे एडवर्ब के यूज पढ़े, 20 से ज़्यादा ही पढ़ लिया, वो अपना काउंट कर लीजिएगा, मुझे लगता है 20 से ज़्यादा तो पढ़े, कि ओनली, ओनली, इवन, ऑल्सो, एज वेल, एज वेल, उसके बाद नाइदर, नॉट आइदर, सो, एज वेल, फेयरली, रैदर, लेट, लेटली, रिसेंटली, 20 से ज़्यादा होगा, 20 से। और जो पढ़ा ध्यान था मैंने उसका नाम लिखने का, हार्ड, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, इन सबको ऐड करेंगे तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा। खैर उससे कोई लेना देना नहीं, काम के वर्ड जो हमें करने थे वो करते। आज शुरू करने से पहले एक वर्ड लोग बहुत पूछते रहते हैं, फिर उसकी बात मैं आपको कर देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। ये जो होम वर्ड है इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहती है, इसको जरा ठीक समझना। इंग्लिश में जो होम वर्ड है इसको एडवर्ब माना जाता है, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर ये अकेले आया है तो, अकेले कहीं अगर आया है, कहीं सेंटेंस में अकेले आपने यूज कर रखा तो इसको होम को एडवर्ब माना जाता है। इसलिए आप ये नहीं लिखते हैं आई रिटर्न्ड टू होम, कि मैं घर लौट गया, क्योंकि एडवर्ब को इस तरह से प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह से कि एडवर्ब नॉर्मली किसी प्रीपोजिशन के साथ नहीं आता, ठीक है, और यहाँ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं था। तो नॉर्मली होम जो है वो एडवर्ब होता है, इसलिए उसको प्रीपोजिशन की, नॉर्मली एडवर्ब को प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रीपोजिशन को एडवर्ब, तो एडवर्ब को प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। एडवर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर लेता है प्रीपोजिशन को, अलग बात है, लेकिन एडवर्ब को प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, एडवर्ब को प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। इसलिए ये टू क्या है, गलत है, आई रिटर्न होम। लेकिन ये होम अकेला था, इसलिए होम के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है, ठीक है, एडजेक्टिव और उसके बाद होम आ जाता है, तो फिर यही होम क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। फिर इसी होम को हम लोग क्या मानते हैं, नाउन मानते हैं। और फिर जब नाउन होता है होम, जब नाउन की तरफ यूज करते हैं हम होम को, तो फिर उसके साथ प्रीपोजिशन आ जाता है, फिर टू आ सकता है, ठीक है। जैसे हम ही केम टू माई होम, ही केम टू माई होम, अगर अब इस सेंटेंस में लिख देंगे ही केम माई होम, ही केम माई होम, कि ही केम, अब सिर्फ रहता ही केम होम, कि वह वेलकम बैक होम लिखते हैं हम लोग, बैक होम लिखते हैं, तो ही केम माई होम ये गलत हो जाता है। ही रिच्ड हिज होम, तो ये अपना सही, रिच को प्रीपोजिशन नहीं चाहिए तो वो चल जाएगा। ही केम माई होम, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि होम अब अकेले नहीं आया, होम किसके साथ आया, माई के साथ आ गया। अब माई क्या है, एडजेक्टिव है, तो होम जैसे ही एडजेक्टिव के साथ आता है, होम जैसे एडजेक्टिव के साथ आएगा, तो एडजेक्टिव के साथ आते ही ये क्या हो जाता है, जैसे एडजेक्टिव के साथ यूज हुआ तो ये हो गया आपको नाउन।
और नाउन हो गया तो फिर इसको प्रीपोजिशन चाहिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि होम वर्ड का इस्तेमाल सेंटेंस में अकेले हुआ है कि नाउन के साथ हुआ है। इस बात को पॉइंट कर लीजिए कि होम अकेले यूज हुआ है कि नाउन के साथ यूज, एडजेक्टिव के साथ यूज हुआ है। होम वर्ड अगर सेंटेंस में अकेले यूज हुआ है, होम वर्ड अगर सेंटेंस में अकेले यूज हुआ है, तो अकेले यूज हुआ है तो आप आराम से उसके साथ क्या करें, अकेले अगर यूज हुआ है तो आराम से उसको आप प्रीपोजिशन के बिना इस्तेमाल करें। अकेला यूज होने पर, होम का अकेला यूज होने पर बिना प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है क्योंकि वो एडवर्ब है। और होम अगर नाउन के साथ आया है, होम अगर सॉरी किसी एडजेक्टिव के साथ आया तो होम खुद नाउन हो जाता है, तो फिर उसको प्रीपोजिशन चाहिए। दो कंडीशन की, होम अकेला आया कि एडजेक्टिव के साथ आया। होम अकेला आया तो वो खुद एडवर्ब है, उसको किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। होम अगर एडजेक्टिव के साथ आया तो वो नाउन है, उसको फिर प्रीपोजिशन चाहिए। तो आपको चेक करना है कि होम अकेला आया है कि एडजेक्टिव के साथ आया है। अकेला आया है तो उसको किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, और अगर एडजेक्टिव के साथ आया तो उसको टू की जरूरत है। सिंपल। क्यों और ऐसा क्यों कि होम अकेला जो है वो एडवर्ब है और नाउन के एडजेक्टिव के साथ है तो नाउन है। लॉजिक क्या है कि होम वर्ड इंग्लिश में हाउस नाउन है, ये ध्यान रखना। हाउस वर्ड जो है वो नाउन भी है, वर्ब भी है। हाउस का मतलब किसी को फंक्शन देना, किसी को जगह देना भी होता है। हाउस नाउन भी है, वर्ब भी है। लेकिन होम जो है वो अकेला है तो एडवर्ब है, और नाउन के साथ है तो नाउन के सॉरी एडजेक्टिव के साथ है तो नाउन है। एडजेक्टिव के साथ है तो नाउन है, अकेला है तो एडवर्ब। इतनी बात। तो होम को ध्यान रखना, ये बहुत लोग पूछते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं होम। अब आगे की कहानी पे आते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है वेरी और मच। अब ये तो बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है। अब इसके इस्तेमाल में अगर दिक्कत हो जाए तो फिर तो दिक्कत ही है, फिर तो जिंदगी ही क्या है, दिक्कत हो जाएगी। तो वेरी और मच, इसका दोनों का मतलब, वेरी और मच दोनों का मतलब होता है ज्यादा, अधिक। ठीक है, ज्यादा या अधिक। वेरी का मतलब भी है ज्यादा, मच का मतलब भी है ज्यादा या अधिक। तो चाहे वेरी लिखे चाहे मच लिखे, मीनिंग दोनों का क्या होगा, अधिक या ज्यादा। वेरी और मच दोनों का मतलब है अधिक या ज्यादा, अधिक या ज्यादा। अब आगे समझना ये है कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो वेरी का इस्तेमाल कभी भी अकेले ना करें। ऐसे ना लिखे आई लाइक इट वेरी, ऐसे कभी इस्तेमाल नहीं होता। अकेले यूज नहीं करना, एक एलोन, अकेले यूज कभी नहीं करना। ठीक है, वेरी जो है अकेले नहीं आता। इससे आई आई लाइक इट वेरी ये सब नहीं होता। अगर ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाए, क्या होगा, आई लाइक इट मच। या आप ऐसे लिख सकते हैं आई लाइक इट वेरी मच। तो जैसे आपने लिखा वेरी मच, तो मच के साथ आगे अकेले नहीं आया। तो वेरी वर्ड का इस्तेमाल जो है हम नॉर्मली अकेले नहीं करते। ये वेरी वर्ड जो है अकेले नहीं आता, ये ध्यान रखना। क्लियर है। तो आप लिख दी आई लाइक इट वेरी मच, तो ठीक है। या आई लाइक इट मच, या अगर लम्बा लोग आपको ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि वेरी मच लिख दिया तो बहुत ज़्यादा हो गया। वेरी का मतलब भी बहुत है या ज़्यादा है, मच का मतलब भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा ज़्यादा अधिक, बहुत ज़्यादा अधिक। तो वेरी मच लिख लीजिए, लेकिन आई लाइक इट वेरी नहीं लिखना है। या तो आई लाइक इट मच या आई लाइक इट वेरी मच। आई लाइक इट वेरी नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि वेरी का इस्तेमाल आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो है इसके साथ वेरी का इस्तेमाल कर, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, आईएनजी वाले जो वर्ड है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, और पास्ट पार्टी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ क्या है, वेरी का इस्तेमाल है। और जो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं किसका, मच का। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वेरी का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव, जिसमें पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या, V3, वर्ब के थर्ड फॉर्म वाले जो एडजेक्टिव होते हैं V3 वाले, उसके साथ हम मच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
मच का। अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा यह किताब तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, लिखेंगे दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग। तो हो गई गलती। मच इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग वर्ड क्या हो गया, आईएनजी वाला हो गया। आईएनजी वाला हो गया इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी का इस्तेमाल करना है, ना कि मच का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी का इस्तेमाल करना है। तो यहां जो हमने मच लिख दिया ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इस मच को क्या करना पड़ेगा, वेरी। इस मच को क्या करना पड़ेगा, वेरी। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमने लिखा आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन यू, कि मैं तो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूं, या तो मुझे तो तुम्हें बहुत ज्यादा रुचि है, मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा रुचि है। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन यू। अब वेरी मतलब बहुत तो होता है, वेरी इंटरेस्टेड इन यू तो सही तो होना चाहिए, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन यू। तो ऐसा नहीं होता है। क्या लिखेंगे इसमें, इंटरेस्टेड हो गया। इंटरेस्टेड का मतलब क्या हुआ, रुचि लेने वाला, जिस व्यक्ति को किसी चीज में रुचि लेने वाला, इंटरेस्टेड। तो इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के लिए भी क्या लिखा गया था कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के साथ क्या होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के साथ क्या होना चाहिए, मच होना चाहिए। ये क्या लिख दिया है, वेरी, इसलिए ये गलत हो गया। इसको क्या करना पड़ेगा, मच। क्या करना पड़ेगा इसको, मच। क्लियर है, वेरी और मच। तो कहीं भी इस्तेमाल करें, आईएनजी वाला वर्ड है तो इंटरेस्टिंग है, एंजॉइंग है, इंटरटेनिंग है, सब में आई, वेरी इंटरटेनिंग, वेरी एंजॉइंग, ठीक है, वेरी सूदिंग, वेरी, क्या क्या आई, कोई वर्ड ले लीजिए आईएनजी वाला कोई वर्ड, वेरी, वेरी प्लेफुल, ऐसा भी कर सकते हैं। V3 लिया तो V3 में क्या किया, इंटरेस्टेड था तो लिया क्या, मच, मच का इस्तेमाल किया। ये हमने लिख दिया ओवर क्राउडेड, क्राउडेड तो क्या होगा, मच क्राउडेड, ठीक है, मच क्राउडेड। अगर आप लिख रहे थे प्लीज्ड, प्लीज, हाँ एक बार ध्यान और रखना है, कुछ वर्ड ऐसे हैं एक्सेप्शन है, उसको ध्यान, उसको फटाफट लिख लो, एक्सेप्शंस। अभी हमने ये पढ़ा कि वेरी का इस्तेमाल हम लोग आईएनजी वाले के साथ करते हैं, और मच का इस्तेमाल V3 के साथ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। वेरी प्लस कुछ वर्ड है जिसको V3 और वो आता है, जैसे टायर्ड, डिजेक्टेड, ठीक है, कौन, कॉन्टेंटेड। ये टायर्ड है, डिजेक्टेड है, कॉन्टेंटेड है, इनके साथ होना चाहिए था मच, लेकिन इनके साथ होता वेरी होना चाहिए था। ये V3 है, इसके साथ होना चाहिए था मच, लेकिन इसके साथ कॉन्टेंटेड का मतलब क्या होता है, संतुष्ट। तो इन सब के साथ मच, तो ये तीन वर्ड जो है, इसको देखकर नया वर्ड और बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई 4-5 और एक्सेप्शन कर दिए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वर्ड को, क्योंकि ये बहुत क्या है, एकदम कॉमन वर्ड है, नॉर्मल सा वर्ड जो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला वर्ड, कॉन्टेंटेड का मतलब संतुष्ट, टायर्ड का मतलब थका हुआ, डिजेक्टेड का मतलब निराश, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, लिख देगा ही इज मच टायर्ड आफ्टर हिज वर्क, कि अपने काम के बाद वो बहुत थका है, ही इज मच टायर्ड आफ्टर हिज वर्क। तो अब देख लो, किसी का ध्यान भी नहीं जाता कि ये भी गलत है, और नो एरर, डी ऑप्शन क्या है, नो एरर, कि आप सोचते भी नहीं कि गलती ऐसे भी हो सकती है, इधर भी गलती हो सकती है, तो इसमें फंसा देता है, ये फंसा देता है, तो इसको ध्यान रखना।
तो मस्ट टायर्ड की जगह क्या होना चाहिए था यहाँ पे? मस्ट टायर्ड की जगह क्या होता? वेरी टायर्ड। ये 3 वर्ड को याद रखना, टायर्ड। अब कुछ वर्ड इसमें कुछ लोग प्लीज्ड भी लिखते हैं, प्लीज्ड, कुछ बुक में प्लीज्ड भी है, तो इसलिए प्लीज को मैंने लिख रहा था, लेकिन कुछ बुक में प्लीज्ड भी कहता है। तो टायर्ड डिजेक्टेड कंटेंट तो है ही है, प्लीज भी कहते हैं, मच प्लीज लिखा, ही इज मच प्लीज्ड आफ्टर हिज वर्क, तो वेरी प्लीज्ड, आई एम वेरी प्लीज्ड। तो ये 4 वर्ड को ध्यान रखना, जहाँ टेक्निकली होना चाहिए था मच, लेकिन होता है वेरी। ये 3 वर्ड तो रखना ही रखना है, ये 3 तो एकदम फिक्स, कहीं भी कभी भी आ सकता है, ठीक है। एक चीज और देखना है कि वेरी मच का इस्तेमाल, वेरी मच का इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंस में मत करना, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, ठीक है, नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में वेरी मच का इस्तेमाल नहीं कर देना, नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका वेरी मच, जैसे हमने लिख दिया आई डू नॉट लाइक इट वेरी मच, आई डू नॉट लाइक इट वेरी मच। तो अगर हम लिखते हैं आई डू नॉट लाइक इट वेरी मच, तो ये गलत हो गया। आई डू नॉट लाइक इट वेरी मच लिख दिया, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, एकदम गलत हो गया। इसमें सोचने समझने वाली जैसी कोई जगह नहीं कि सही होगा, बचा रहेगा, क्या होगा। आई डोंट, बिल्कुल गलत है। एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हो। अब ये सही कैसे होगा? अगला सवाल उठेगा कि भाई गलत तो ये हो गया, गलत तो ये हो गया, तो सही कैसे होगा? तो सही होगा कि आपको वेरी को हटाना, क्योंकि वेरी तो अकेले तो लिख ही नहीं सकते आप। वेरी जो है वो तो अकेला वैसे भी नहीं आ सकता। आई डोंट लाइक इट वेरी तो लिख ही नहीं सकते, तो आपको वेरी को ही हटाना पड़ेगा। और क्या रखना पड़ेगा? आई डोंट लाइक इट मच। अफर्मेटिव सेंटेंस में लिख सकते हैं, लिखते थैंक यू वेरी मच, आई लाइक इट वेरी मच, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वेरी के साथ मच का इस्तेमाल आता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में वेरी और मच एक साथ नहीं आता। नेगेटिव सेंटेंस में वेरी और मच एक साथ नहीं आता है, ये ध्यान रखना। ये थी वेरी और मच की कहानी। देखने में बहुत छोटा सा था, लेकिन कितना घुमा दिया, देख रहे हैं, मच और वेरी। खासकर प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला और पास्ट पार्टिसिपल वाला ध्यान रखिएगा, क्योंकि एरर में वही ज्यादा आता है, उसी पर ध्यान फोकस करना है। उसके बाद एक वर्ड है जो कई बार आया हुआ है, एल्स। एल्स के साथ हमेशा वर्ड का ही यूज होना चाहिए। कई बार क्या करता है, एल्स के साथ आपको देन का यूज कर देगा, इसका इस्तेमाल कर देगा देन, बिल्कुल गलत है। एल्स वर्ड का मतलब होता है के सिवा, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं के सिवा, जैसे यह घमंड के सिवा कुछ नहीं है, या अपराध के सिवा कुछ नहीं है, या बदतमीजी के सिवा कुछ नहीं है, या हम कहते हैं या बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं है, या बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी कहते हैं। तो हमने कहा दिस इज नथिंग एल्स देन एरोगेंस। ये तो घमंड के सिवा, ऐसे एग्जाम में आता है, ये तो घमंड के सिवा कुछ है ही नहीं, ये तो घमंड के सिवा कुछ है ही नहीं, बस घमंड ही तो है ही है, इसे ही तो घमंड कहते हैं। या घमंड ही है, या घमंड के सिवा कुछ नहीं है, बस ये घमंड ही तो है। तो अगर आप कहना चाहते कि ये घमंड ही तो है, या ये घमंड के सिवा कुछ नहीं है, तो कहानी खत्म, कहानी पूरी बात ही खत्म हो गई, उल्टी कहानी चली गई। तो अगर हम कहना चाहते हैं कि घमंड के सिवा कुछ नहीं है, घमंड ही तो है, बस घमंड ही है, तो नथिंग एल्स देन नहीं, नथिंग एल्स क्या होना चाहिए? नथिंग एल्स देन नहीं, नथिंग एल्स बट, दिस इज नथिंग एल्स बट एरोगेंस, कि यह घमंड के सिवा कुछ नहीं है। क्या? दिस इज nothing else but stupidity. This is nothing else but stupidity, कि अब बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं है, या बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं। दिस इज नथिंग एल्स बट स्टूपिडिटी, कि बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं है, बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं। दिस इज नथिंग एल्स बट स्टूपिडिटी, नथिंग एल्स के साथ बट। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा आपको लिख देगा, कभी क्या अक्सर आता रहता है, इट इज क्वाइट ऑल राइट।
इट इज क्वाइट ऑल राइट। तो अगर हम लिख रहे हैं इट इज क्वाइट ऑल राइट, इट इज क्वाइट ऑल राइट, तो अगर हम कह रहे हैं क्वाइट ऑल राइट तो इसका मतलब कि बिल्कुल ठीक है। तो मीनिंग समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है, अच्छा तो है, इट इज क्वाइट ऑल राइट, बिल्कुल ठीक तो है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो इट इज क्वाइट ऑल राइट अगर हम कह रहे हैं, इट इज क्वाइट ऑल राइट अगर हम कह रहे हैं, तो क्वाइट ऑल राइट का मतलब क्या कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्वाइट और ऑल राइट का इस्तेमाल एक साथ नहीं होता। क्वाइट एंड ऑल आर, तो पूरा सेंटेंस ही बना दिया है। इसको क्वाइट को क्या करें, कैपिटल करते हैं, क्वाइट एंड ऑल, क्वाइट एंड ऑल आर नॉट यूज्ड टुगेदर, कि क्वाइट और ऑल का इस्तेमाल एक साथ नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, हम क्या लिखें, तो या तो हम लिखेंगे इट इज क्वाइट राइट, हमको कहना बिल्कुल ठीक है, तो इट इज क्वाइट राइट, क्वाइट राइट बिल्कुल ठीक है, या इट इज ऑल राइट, इट इज ऑल राइट। क्वाइट ऑल राइट कहने के लोगों को बहुत आदत है, क्योंकि हम लोग हिंदी में कहते हैं कि एकदम बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा सा इम्फेसाइज करके हमें बोलने की आदत है। तो जब हमें थोड़ा सा इम्फेसाइज करके बोलने की आदत है तो हम लोग लिखते ही हैं। तो हमें लगता है इंग्लिश भी ऐसा ही होता होगा, एकदम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक है। तो हिंदी में जी किया बोलने का, बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। तो जी करेगा इंग्लिश भी वैसा ही बनाने का, जी यही करेगा, इंग्लिश भी वैसा ही बनाया। तो क्या होगा, इट इज क्वाइट राइट, इट इज ऑल राइट, इट इज क्वाइट राइट, इट इज ऑल राइट। ठीक है, इट इज क्वाइट राइट या इट इज ऑल राइट। ठीक है, इट इज क्वाइट राइट या इट इज ऑल राइट, इट इज क्वाइट राइट, इट इज ऑल राइट, या तो ऑल राइट या इट इज क्वाइट राइट। अब एक वर्ड देखना है जो एग्जाम में कई बार पूछा है, कई बार, स्टिल और येट, कई बार पूछ चुका, कई बार। जैसे हमने कहा he has not come still, he has not come still, कि वो अभी तक नहीं आया, यही कहना चाहते he has not come still, कि वो अभी तक नहीं आया। तो अगर हम कह रहे हैं वो अभी तक नहीं आया और लिखा he has not come still, तो लगता है ठीक तो है, अच्छा तो है, यही तो होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, he has not come still, तो होना तो यही चाहिए, he has not come still। लेकिन गड़बड़ हो गया इसमें। ठीक है, क्या गड़बड़ हुआ उस पर बात करते हैं कि आखिर गड़बड़ी हुई क्या। तो ग्रामर ये कहता है कि स्टिल का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते, स्टिल का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। ठीक है, स्टिल इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, लिख लो, स्टिल इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, स्टिल का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। फटाफट लिखिए, स्टिल इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम स्टिल का इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो नेगेटिव स्टिल की जगह पर नेगेटिव सेंटेंस में yet, so far और till now। ठीक है, yet, so far, till now, ये यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, वी यूज yet, so far, till now इन नेगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो हम लोग yet, so far, till now का इस्तेमाल करते हैं। इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज yet, so far या till now, या yet, so far और till now आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, या इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज yet, so far और till now, ये सब यूज करते हैं। तो he has not come yet, सेंटेंस तो नेगेटिव ही है, तो स्टिल लिखने का कोई मतलब ही नहीं लिखता। यहाँ पर क्या रखते हैं, he has not come yet, कि वो अभी तक नहीं आया। ठीक है, he has not come yet या he has not come so far या he has not come till now। ठीक है, स्टिल का इस्तेमाल हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। स्टिल का इस्तेमाल किस में कहते हैं, जैसे हमने कहा आई एम स्टिल हियर, कि मैं अभी भी यही हूं, मैं अभी भी, या हमने कहा आई
आई स्टिल लव यू, कि मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ। आई स्टिल लव यू, कि मुझे अभी भी तुमसे प्यार है। हमने कहा किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। जरा इसको अगर ध्यान से देखिएगा, तो स्टिल के जरा पोजीशन को देखिए। मैंने ये 3 इसलिए लिखा कि इससे क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि स्टिल की जरा पोजीशन को देखिए। बहुत अलग अलग पोजीशन है, और इस पोजीशन को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में तो ये देखने की हमें आदत ही नहीं होती ना कि एग्जाम में ये सब भी देखना है। इन सब से हमें कोई मतलब ही नहीं होता एग्जाम में, चलो कुछ भी कैसे भी लिखा है किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, पोजीशन। स्टिल, एक तो पहली बात तो ये देखा कि स्टिल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। अच्छी बात, चलो एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। स्टिल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। अच्छी बात है, एफर्मेटिव सेंटेंस में किया। उसके बाद दूसरी बात क्या हुई कि नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में येट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो फार का इस्तेमाल कर रहे हैं, टिल नाउ का इस्तेमाल कर रहे हैं। येट, सो फार और टिल नाउ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, येट, सो फार और टिल नाउ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये भी चलता है, ये भी वर्केबल है। तीसरी बात क्या है कि पोजीशन। तो पोजीशन क्या दिख रहा है हमें, एम प्लस स्टिल। इसका मतलब है कि इसका जो पोजीशन है, हेल्पिंग, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है। फर्स्ट पोजीशन ये है। अगर मेन वर्ब है लव, लव क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के पहले है। इसमें देखो बाद में है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, स्टिल बाद में है। इसमें अब यही एग्जाम में अगर करना होगा तो यही लिख देता, आई स्टिल एम हियर, या ऐसे में कर दे आई एम स्टिल ही, आई एम हियर स्टिल, हियर के बाद स्टिल लिख देता, कुछ भी कर सकता है। या इसमें लिखा आई लव स्टिल यू, तो आपको कहीं इधर उधर पोजीशन का आई लव यू स्टिल, स्टिल ही लास्ट में ही कर देता, तो गड़बड़ गड़बड़ करता है ये। तो स्टिल का क्या करना, दूसरा पोजीशन क्या होगा कि मेन वर्ब के पहले। सेकंड पोजीशन क्या आ गया इसका कि स्टिल, स्टिल प्लस मेन वर्ब की सेकंड पोजीशन क्या है कि स्टिल वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले। और तीसरा पोजीशन क्या है कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, कि मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। तो जब हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है तो स्टिल कहाँ है, जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो स्टिल कहाँ है, दोनों के बीच में। यानी सिर्फ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले। अगर सिर्फ मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन भी हो रही है तो दोनों के बीच में। तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब है प्लस स्टिल है और उसके बीच में मेन वर्ब। तो स्टिल के पोजीशन को ध्यान रखना है, ठीक है। स्टिल के ऐसा ही वर्ड हमारे पास होता है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, एक ऑलरेडी को कंफ्यूज मत करे ना, एक ऑलरेडी ये होता है, एक ऑलरेडी ये होता है, दोनों के मीनिंग में बहुत ज्यादा अंतर है। इस ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, पहले से ही, पहले से ही, पहले से। और इस ऑलरेडी का मतलब क्या कि सब तैयार। इस ऑलरेडी का मतलब क्या है कि सब रेडी है, सब तैयार है, सब ठीक ठाक है। ऑलरेडी मतलब सब तैयार है, सब रेडी है, सब तैयार रेडी है। और ये ऑलरेडी का मतलब पहले से। तो इसका भी इस्तेमाल जनरली जो है नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते, ये ध्यान रखना। ऑलरेडी का इस्तेमाल भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान रखना। ऑलरेडी इज नॉट यूज नेगेटिव सेंटेंस, ऑलरेडी का इस्तेमाल भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा आई हैव, और इसका पोजीशन भी बिल्कुल क्या स्टिल से मिलता है, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैंने अपना काम पहले से ही कर रखा है। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैंने अपना काम पहले से कर रहा था। ऑलरेडी का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, पहला ध्यान ये रखना है। और पोजीशन बिल्कुल ऐसा ही है कि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले, और दोनों दोनों के बीच में। जनरली ऑलरेडी का इस्तेमाल जो है वो आप प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वगैरह में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पहले से ही इम्फेसिस करना कि इसका मतलब काम खत्म हो चुका हुआ ये बताना रहता है।
जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, इस तरह के परफेक्ट टेंसेस में ऑलरेडी ज़्यादा सुटेबल होता है। इसमें कि ऑलरेडी पहले हो चुका है काम, तभी तो ऑलरेडी लेकर कि पहले से ही, यानी हो चुका है काम हो गया, तो पास्ट में या पास्ट से रिलेटेड टेंसेस जो होते हैं उसमें ये ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। एक बात और ध्यान रखना, अब लगभग हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवर्ब की समाप्ति की ओर चल रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है, जरा इसको ध्यान रखना। फ्लावर्स स्मेल स्वीटली या बिटरली, कुछ भी लिख देता है ऐसा। तो इन सब में जो है ना, फूलों की खुशबू जो मीठी है, भीनी भीनी खुशबू है, तो इन सब में स्वीटली नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या लिखते हैं, स्वीट लिखते हैं। उसकी वजह ये है कि खुशबू आने का वर्ब ये मॉडिफाई उनकी फूल स्वीट है। खुशबू जो आ रही है, यानी जो वर्ब है वो वर्ब मीठी होगी, खुशबू आना, स्मेल आना जो है, वो स्मेल जो है वो मीठी मीठी नहीं है, फूल वैसा है। ठीक है, जैसे हम खा रहे हैं तो खाने का काम जल्दी जल्दी होगा, धीरे धीरे होगा, चबा चबा करोगे तो खाने का प्रोसेस हुआ ना। तो मीठा होना खुशबू का प्रोसेस नहीं है, यानी खुशबू कैसी है ये बात नहीं है उसमें। फूल जो है वो स्वीट होता है, फूल के अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो, यानी एक्शन की यहाँ कोई बात ही नहीं है, और वहाँ बात होती है सब्जेक्ट की। ठीक है, कि वो जो मीठा स्वीट है वो एक्चुअली फूल है। जैसे मैं कहा मैंगो टेस्ट स्वीट, तो मैंगो का स्वाद मीठा होता है कि आम ही मीठा होता है, आम मीठा होता है, आम जो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, वो मीठा है, इसलिए मैंगो टेस्ट स्वीट लिखते हैं हम लोग, मैंगो टेस्ट स्वीटली नहीं लिखते हैं। कि जब इसको खाते हैं तो खाने का जो तरीका है वो मीठा नहीं होता है, खुशबू आने का तरीका वो मीठा नहीं होता है। फूल मीठा है, आम मीठा है, यानी कि खाने का, हम खा रहे हैं तो वो खाने का तरीका मीठा है। ठीक है, टेस्ट का मतलब तो स्वाद लेना हुआ ना, तो हम जो स्वाद ले रहे हैं वो मीठा होता है, इसलिए आम जो हम स्वाद नहीं लेंगे तो भी आम मीठा ही रहेगा, हम स्वाद नहीं लेंगे तो भी आम में मीठापन है। तो स्वाद लेने से उसका मीठापन से कोई लेना देना नहीं, आम ऑलरेडी यानी ऑब्जेक्ट मीठा होता है, इसलिए इन सब तरह के वर्ड में हम लोग स्वीटली या बिटरली नहीं लिखते हैं, लिखते ही नहीं है, क्योंकि आम मीठा है या फूल जो है वो मीठा है, खुशबूदार है। फूल के खुशबू जो है वो खुशबूदार नहीं है, यानी खुशबू जो आ रहा है वो मजेदार या अच्छा नहीं है, बल्कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही क्या है, अच्छा। जब हम किसी नाउन की बात कर रहे होते हैं तो हमें एडजेक्टिव ही चाहिए। ठीक है, फिर हमें एडवर्ब, एडवर्ब की बात है जब वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं तब। तो ये सारी कहानी थी एडवर्ब। कुछ एडवर्ब को मैंने 10-15 कहा था, पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है 20 से ऊपर, 25 से ऊपर पढ़ लिया आपने। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब फ्लो बनती है तो बन जाता है। अब इसमें एक छोटा सा टर्म डिस्कस करना है हमें, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, जिससे क्वेश्चन बनता है, और काफी क्वेश्चन बनता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब से। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, आखिर जितने एडवर्ब हमने पढ़ा, 8 या 9 तरह का एडवर्ब पढ़ा शुरू में, तो उस एडवर्ब को हमें रखना कहाँ चाहिए, एडवर्ब का नॉर्म, क्योंकि एडवर्ब पहचान लिया उसके बाद नॉर्मली पोजीशन का ही सबसे बड़ी समस्या होती है। तो नॉर्मली हमको ये पहचानना है, देखना है कि एडवर्ब का यूज करना कहाँ चाहिए, एडवर्ब का यूज होना कहाँ चाहिए, और कुछ इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब की बात करेंगे हम लोग। तो नॉर्मली बात करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ एडवर्ब। क्या कहते हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, कि एडवर्ब का क्या पोजीशन होना चाहिए। तो नॉर्मली जो एडवर्ब का पोजीशन है वो जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके पहले होता है, ये लिख लीजिए, द वर्ब इज यूज्ड बिफोर, लिखना है इसको, द वर्ब इज यूज्ड, द एडवर्ब इज यूज्ड बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, द एडवर्ब इज यूज्ड बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाई, जिसको ये मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है, लिखना। तो एडवर्ब का इस्तेमाल नॉर्मली क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ कि जिसको भी मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को, चाहे वर्ब को, चाहे एडवर्ब को, चाहे प्रीपोजिशन को, बेसिकली यही हुआ, उसके पहले आएगा। किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो भी उसके पहले आएगा, किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो भी उसके पहले आएगा, और किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो भी उसके पहले आएगा। नॉर्मली यही है। जैसे हम कहते हैं इज वेरी टॉल, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया उसके पहले है इज he hardly works, तो ही हार्डली वर्क्स, ये हार्डली क्या है,
एडवर्ब वो शायद ही काम करता है, ये क्या वर्ब है, उसको मतलब जिस जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है नॉर्मली उसके पहले आता है, ये नॉर्मल सा कंडीशन है। ठीक है, नॉर्मल सा कंडीशन यही है कि जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे और कंडीशन है, उसको थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मली यही बात बेसिकली होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, इसलिए जहाँ जहाँ ऐसा नहीं होता है या जहाँ कुछ गड़बड़ी है उसको हमें ध्यान देकर। नॉर्मली रूल ये है कि जिस वर्ड को मॉडिफाई करेगा उसके पहले, कभी कभी तो सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देता है, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन ये है जिसको मॉडिफाई करता है उसके इसको पहले रखिए, तो ये ज़्यादा बेहतर वर्ड है। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा उधार इधर उधर भी होता है, तो जरा उसको ध्यान में रखकर हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। जैसे हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखा था, उसमें कई एडवर्ब में एक एडवर्ब देखा था एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसी को कुछ लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट भी कहते हैं, हाउ मच, या क्वांटिटी भी कह लेते हैं लोग, क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, किस हद तक डिग्री हुआ, हाउ मच। सिंपली हम उसकी बात कर रहे हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, ये इसको तो कोई बदल नहीं सकता, नाम बदल लेता है, अलग अलग बुक अपनी अपनी पांडित्य दिखाने के लिए अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल कर लेता है। थोड़ा सा डिफरेंस अलग अलग बुक में पड़ेगा, तो एडजेक्टिव के टाइप भी अलग अलग मिलेंगे, थोड़ा सा नाम में भी डिफरेंस मिलेगा, लेकिन इसको तो कोई बदल नहीं सकता है। जो हाउ मच बताता है, हाउ मच, हाउ मच, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच बताने वाला। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज जिसके लिए हम क्या करते हैं, जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है। ठीक है, एडवर्ब, एन एडवर्ब ऑफ डिग्री is used before the word it modifies। जिसको मॉडिफाई करता है, जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले ही आता है। ठीक, जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले आना है। ठीक है, नॉर्मली यही बात होती है। आपने इसके कई एग्जाम्पल देख रखे हैं, फिर से बार बार लिखना ठीक नहीं, फिर भी मैं बता, जैसे टू मच, मच टू, ये सब यही तो था, टू, ये सब एडवर्ब, इनफ, ये सारे यूज देख चुके हैं आप। तो जिसको एडवर्ब और डिग्री बताना है तो वो पहले ही आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुके। इट इज टू हॉट, इट इज टू कोल्ड, बहुत सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं, यानी सब कुछ ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस मैं आपको याद दिलाना। एक इसका एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन क्या था, इनफ। इनफ में ये सब करवा चुके हैं, इनफ के यूज देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि इनफ को क्या बताया था कि अगर नाउन है तो नाउन के पहले आता है, लेकिन अगर ये एडवर्ब है तो एडजेक्टिव के बाद आता है। तो नॉर्मली जितने भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो सब जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है। लेकिन चाहे वो मच हो, चाहे टू मच हो, चाहे वेरी हो, चाहे मच हो, जो भी हो, सारे वर्ड देखा, मच देखा, मच टू मच देखा, मच टू देखा, ओनली भी देखा आपने शायद, इनफ भी देखा। बस उसमें से इनफ एक एक एक्सेप्शन है, जो इनफ जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके बाद आता है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इनफ, सिर्फ इनफ ही क्या है, एक्सेप्शन है, इनफ के अलावा कोई दूसरा एक्सेप्शन नहीं है। इनफ जो है वो जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके बाद आता है। ठीक है, नहीं तो जितने भी एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं वो सब जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है। जो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है जिसको मॉडिफाई किया उसके पहले आएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है। क्लियर है? तो इसमें अभी और देखना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पोजीशन क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम का क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, और थोड़ा सा इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब भी देखना होता है। इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ वर्ड्स भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ वर्ड से कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सभी हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर बात बनेगी।